वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का वीडियो का टाइटल है 15 नवंबर 2025। ये वीडियो आपको सैटरडे को मिलेगी। तो आप जानते हो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे बैंकिंग एंड फाइनेंस पे फोकस करके करंट अफेयर्स के न्यूज़ बनाए जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ साथ फाइनेंशियल टर्म्स जो होते हैं उसको भी एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, और आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इसको सिर्फ करंट अफेयर्स के वीडियोज़ आते हैं। तो इस बार इसलिए क्या कर दिया है इस वीडियो में ना, जो 14th अफेयर्स के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो डिस्कस किए गए हैं कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, जस्ट एक ब्रीफ उसके बारे में आपको बता दिया जा रहा है ताकि आप उसको भी देख लो। 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। इसके थीम के साथ दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे भूटान। उन्होंने 3 MOU साइन किया था। पुनात सांगचू हाइडल प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन किया था। भूटान के हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए 4,000 करोड़ अनाउंस किया है। इंडिया लोन के रूप में देगा, वो सारा डिटेल है। प्रेसिडेंट मुर्मू गई हुई थी बोत्सवाना में उन्होंने क्या क्या किया वो हमारे काम का चीज़ है, वो किया हुआ है। फिर स्टैटिक पोर्शन में बोत्सवाना के बारे में कवर किया गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ये G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था नियाग्रा फॉल के पास ओंटारियो कनाडा में, उसमें गए थे, वो डिस्कस किया गया है। इंडिया और नेपाल के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें जो ट्रांजिट ट्रीटी था उसको अमेंड किया गया है। और अब विशाखापट्टनम, कोलकाता, हल्दिया पोर्ट से रेल के द्वारा नेपाल को सामान पहुंचाया जा सकता है। फिर इंडियन रेलवे ने फिरोजपुर पत्ती रेल लिंक पंजाब में अप्रूव कर दिया है। जियो हॉटस्टार दुनिया की तीसरी OTT कंपनी बन गई है, जिसके ऐप 1 बिलियन होता है, 1 अरब से ज़्यादा डाउनलोड हुए हैं गूगल प्ले। दूसरा कौन कौन है? हॉटस्टार और आपका अमेजन MX प्लेयर। फिर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026, इसका रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था COP30 जो बेलेम ब्राज़ील में चल रहा है, जिसमें इंडिया को 9th मोस्ट क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड कंट्री बताया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने रेड फ्लोट के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसको टेरर इंसिडेंट घोषित कर दिया। इसके हम लोगों ने डिस्कस किया वाइट कॉलर टेररिज्म होता क्या है। फिर थोटा थरानी को फ्रांस गवर्नमेंट के शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 47th जमनालाल बजाज अवार्ड के विनर्स जो 4 हैं, उनका नाम, उनका काम, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी न्यू दिल्ली में हुआ था। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी क्या है वो डिस्कस किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2095.70 करोड़ का विद भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिसमें इंडियन आर्मी को इनवार एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल प्रोवाइड किया जाएगा अराउंड 500। और फिर 7th इंडिया कनाडा का मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्लस, आप जानते हो। इसके साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन जो 14 नवंबर का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में जितने सारे न्यूज़ हैं उस पर MCQs बनाए गए हैं, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो देखो हो गया करंट अफेयर्स जो 14 नवंबर को अपलोड हुआ था, जिसमें बेसिकली आपका 12 और 13 नवंबर का न्यूज़ था। ये जो वीडियो है ये सोली फोकस किया गया है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत लोगों के एग्ज़ाम्स में आता नहीं है। ये ज़्यादा एग्ज़ाम्स किसके लिए काम का होगा, जो देना चाहते हैं RBI, बैंक्स, सेबी, या वो एग्ज़ाम जो फाइनेंस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है। कल यानी कि 13th को और 14th को RBI ने क्या किया था, एक प्राइवेट बैंक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, इस पर 39.60 लाख का मॉनेटरी पेनल्टी लगा दिया है। फिर RBI ने अप्रूव कर दिया है एस कृष्णन का अपॉइंटमेंट एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द JNK बैंक। हम लोग JNK बैंक के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर एक इंटरनेशनल
कंपनी है मूडी, ये बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। उसने फॉरकास्ट किया है कि 2025 में इंडिया का ग्रोथ रेट 7% होगा और इंडिया वर्ल्ड का मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वियतनामी स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सैमको एएमसी उसने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट मोमेंटम बेस्ड स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसमें सेबी ने म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन किया है और मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके बारे में जानेंगे। स्मॉल कैप फंड क्या होता है, लार्ज कैप फंड क्या होता है, मिड कैप फंड क्या होता है। फिर प्रत्युष सिन्हा कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है सेबी के चेयरमैन को। ठीक है। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर, ये अनिल अंबानी कंपनी है। अनिल अंबानी कंपनी है जिसने ईसॉप, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है। तो हम लोग बेसिकली इसमें जानने की कोशिश करेंगे ईसॉप क्या होता है और स्वेट इक्विटी क्या होता है। ये देखो दोनों टर्म्स जो है एवरग्रीन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, इसका करंट से कोई मतलब होता नहीं है। नीति आयोग ने क्रिसल, ठीक है, जो रेटिंग एजेंसी है, उसको अपॉइंट किया है तो स्टडी करेगा भारत में सब्सिडी का बर्डन कितना है, कैसे इसको एफिशिएंट और मिनिमाइज किया सके। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी किया है। उसने कहा है कि पहले 6 मंथ्स के इस फाइनेंशियल ईयर के यानी 25-26 में पहले 6 मंथ्स में भारत में 5.09 गीगावाट ऑफ थर्मल पावर कैपेसिटी का एडिशन किया गया है। और फिर अंत में कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू होंगे जो एग्ज़ाम जैसे जैसे एग्ज़ाम में आते हैं वैसे ही बनाए गए हैं, उसको भी थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। आरबीआई उसने 39.6 लाख रुपीस का मॉनेटरी फाइन लगाया है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पे। देखो आरबीआई बैंक्स का रेगुलेटर है, ये तो हम लोग कर चुके हैं। आरबीआई के पास पावर है कि अगर कोई बैंक्स उसके रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानता तो उस पर फाइन लगा दे। ये एग्जाम्स में आता है। इसमें देखो कौन कौन सा है। आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी फाइन लगाता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग जो बनाते हैं ना, हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं जैसे एसबीआई पीओ या फिर आरबीआई तो हो गए वगैरह वगैरह, ये सारे ना नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स में। और कोऑपरेटिव्स क्योंकि बेसिकली स्टेट के होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से फाइन लगाए उसको इग्नोर कर दो, कोई काम का नहीं होता वो, ठीक है। लेकिन जो भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, पेमेंट बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह होंगे, उस पर जो फाइन लगेगा वो आपको ज़रूर याद करना है, ठीक है। पढ़ने का तरीका क्या होता है, कितने रुपए का फ़ाइन लगाया, सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कितने रुपए का फ़ाइन लगाया। फ़ाइन लगाया 39.60 लाख का। या फिर ऐसे पूछेगा आरबीआई ने नवंबर 2025 में एक प्राइवेट बैंक्स पे 39.60 लाख का मॉनेटरी पेनल्टी लगाया था फॉर वायलेशन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट वगैरह वगैरह। वो बैंक का नाम बता दो, तो फिर बैंक का नाम क्या हो गया, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। इस तरह से देखो पढ़ते हैं। तो एक तो याद कर लिया कि पैसे कितने लगे, 39.60 लाख। फाइन किस पे लगा, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। आरबीआई जब भी बताता है ना तो वो रीज़न भी बताता है। आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के अकाउंट्स का इंस्पेक्शन किया। ये आरबीआई के पास पावर है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949, वो आरबीआई का बैंक्स का रेगुलेटर बनाता है और सुपरवाइज़र भी बनाता है। तो सुपरविजन के फंक्शन के तहत आरबीआई अपने इन बैंकों का अकाउंट्स को चेक करता है, ऑडिट करता है, ठीक है। फिर उसी ऑडिट में पकड़ा गया तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। आरबीआई कहता है इसने वायलेशन किया है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के सेक्शन 10A का और सेक्शन 26A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अब देखो आरबीआई कहता है ये गिल्टी है किसका, इसने किसी कस्टमर ने पेमेंट किया होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के थ्रू, और बैंक में उसका जो अकाउंट था वो था बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स, BSBDA अकाउंट्स। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ऑफर किया जाता है ना, ठीक है। तो ये किया गया था और बैंक ने इनडायरेक्टली उस पर चार्ज लगा दी थी, जबकि आप जानते हो यूपीआई फ्री होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया सकता है। और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट के तहत आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल होता है फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। क्योंकि 5 विड्रॉल तो आप हर मंथ कर ही सकते हो इस अकाउंट से, ठीक है। तो
यहाँ पे बैंक ने इनडायरेक्टली चार्ज लगा दिया, आरबीआई ने कहा आपके पास ये अधिकार नहीं है। और दूसरा, आरबीआई कहता है कि जो बैंक के पास अकाउंट्स पड़े हुए थे अनक्लेम डिपॉजिट्स, उसको देना था बैंक को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, डेफ फंड। ठीक है, ये उसने किया नहीं। देखो, एक वीडियो बनाया था, आपकी पूंजी आपका अधिकार, आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये वीडियो है। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया गया था इन ऑपरेटिव अकाउंट्स क्या होते हैं, अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या होते हैं बैंक्स में और फिर कंपनीज में। ठीक है, तो उसी में डिस्कस किया गया था कि अगर कोई कस्टमर है बैंक का जिसका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी या आरडी है, अगर उसने 10 ईयर्स तक अपने अमाउंट को क्लेम नहीं किया तो फिर वो कहलाता है अनक्लेम डिपॉजिट्स। फिर बैंक्स को ये सारे पैसे जो है ना डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में दिया जाता है, जिसको मैनेज करता है एक कमेटी आरबीआई की, जिसका हेड होता है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। बैंक्स के लिए टाइम फिक्स है, आपको इतने टाइम के अंदर ये अनक्लेम डिपॉजिट्स डेफ को देना होगा, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। बैंक ने किया नहीं, इसलिए उस पर फाइन लग गया। ये जो है ना डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, डिटेल में है आपकी पूंजी आपका अधिकार वीडियो। ठीक है, आप इसको देख लो, पूरा डिटेल में है। फिर हम लोग स्टैटिक क्वेश्चन भी कर लें तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में। ये जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है ना, इसको सेटअप किया गया था एज नादर बैंक लिमिटेड इन 1921। तमिलनाडु में एक बिजनेस कम्युनिटी है जिसको नादर कहा जाता है। एक तरह से समझो ये कास्ट है, ये बेसिकली बिजनेस करते हैं। इन्होंने एक अपनी बैंक बनाई जिसका नाम रखा नादर बैंक लिमिटेड। बाद में 1962 में उन्होंने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया और इसको अब हम लोग जानते हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ये एक ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, फिलहाल इसके एमडी और सीईओ कौन है, एस सुकुमारन नायर। बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तुतुकुड़ी। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और बैंक का टैगलाइन क्या है, टोटली मोटिवेटेड बैंक। ये देखो स्टडी पोर्शन है, तमिलनाडु बैंक न्यूज़ में आ गया, इसलिए हमें इसका टैगलाइन और हेडक्वार्टर्स तो याद करना पड़ेगा। और याद रखना एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फिर दूसरा जो आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ था, उसने एस कृष्णन के अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो बैंक है, ये आप जानते हो, नाम से लगता है कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर में। तो जो एस कृष्णन साहब है, इनका टेन्योर 13 नवंबर 2025 से 26 मार्च 2028 तक ये जे.एंड.के बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ये इसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया। देखो, नॉर्मली पार्ट टाइम जो होता है चेयरमैन हमारे काम का नहीं होता। ठीक है, हम उसको स्किप मार सकते हैं। हमारे लिए काम का क्या होता है, जब किसी बैंक में एमडी और सीईओ का अपॉइंटमेंट होता है और या फिर चेयरमैन का होता है। आरबीआई में आरबीआई का गवर्नर या फिर डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। इसके अलावा ईडी वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पूछते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन है। फिर हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ आपको बताना है। ठीक है, जो लीगल है, जो एवरग्रीन है। ठीक है, अब देखो सेक्शन 35B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आप जानते हो बैंक्स को रेगुलेट करता है आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये मेन है उसका, और भी एक्ट्स हैं। तो सेक्शन 35B कहता है ना, जब भी भारत में कोई प्राइवेट बैंक्स टॉप पोस्ट पे, टॉप पोस्ट का मतलब हो गया चेयरमैन, डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह को अगर वो अपॉइंट करना चाहता है तो उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब जे.एंड.के बैंक ने ये प्रपोजल भेजा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि हम कृष्णन साहब को अपॉइंट करना चाहते हैं एज द पार्ट टाइम चेयरमैन। आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया और अब ये काम अपना संभाल लेंगे। 13 नवंबर से जो अपॉइंटमेंट है ना, वो प्रभावी हो गया है। इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, कभी कभी ना टेढ़ा क्वेश्चन बनाएगा तो सेक्शन पूछ लेगा, किस सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आरबीआई से
अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, चेयरमैन, एमडी, सीईओ वगैरह। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। आप जानते हो आरबीआई जो होता है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, ये बैंकर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बैंकर का मतलब है ना कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो आरबीआई देगा या फिर अरेंज करवा देगा। जैसे हमारा बैंक होता है ना, जिसमें आपने एसबीआई में खाता खोल रखा है, वो हमारा बैंकर है। हम वहाँ पे अपना पैसा जमा करते हैं और जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो इन थ्योरी हमें वो पैसा देता है, तो एसबीआई हमारा बैंकर हो गया। इसी तरह भारत सरकार का जो बैंकर है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब उसमें ये प्रोविज़न है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, उसको आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, तो फिर आरबीआई भी उसका बैंकर बन जाएगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर में पीछे चले जाओ। जम्मू कश्मीर जब इंडिया में शामिल हुआ था तो उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। जम्मू कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें उसमें बहुत ऑटोनॉमी दिया गया था, और शुरुआत में आरबीआई उस पर आरबीआई का चलता भी नहीं था। फिर दूसरा जो स्टेट था ना, सिक्किम, 1975 में सिक्किम भारत में शामिल हुआ। उसको भी ऑटोनॉमी बहुत हद तक दिया गया था, आरबीआई का वहाँ भी नहीं चलता था। सिक्किम में आरबीआई का फिर क्या किया, 1956 में जम्मू एंड कश्मीर में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, बीआरए एक्ट, इसको एक्सटेंड किया गया। ठीक है। लेकिन वहाँ के बैंक्स पे आरबीआई का कंट्रोल नहीं था, और आरबीआई जम्मू कश्मीर का बैंकर नहीं था गवर्नमेंट का। तो फिर जम्मू एंड कश्मीर का बैंकर कौन था? जम्मू एंड कश्मीर का बैंकर था जेएंडके बैंक। ठीक है। 2011 में फिर एग्रीमेंट साइन हुआ, और 2000 बैंक में 11 में आरबीआई बैंकर बन गया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का। इसका मतलब देखो, अगर आज पूछता है कि आरबीआई जम्मू कश्मीर का बैंकर है या नहीं है, ठीक है, वैसे भी यहाँ तक क्लियर है आपका। सिक्किम, क्या सिक्किम का बैंकर है या नहीं है? देखो, वहाँ भी इसके पास वो बैंकर है सिक्किम का, लेकिन सिक्किम में क्योंकि उसका प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए सिक्किम में उसने अपना एक एजेंट नियुक्त कर रखा है। तो वो एजेंट जो होता है ना, वो बैंकर के रूप में काम करता है। लेकिन इन थ्योरी क्या सिक्किम आरबीआई के अंदर नहीं आता है, याद रखना। ये आरबीआई के साइट पर भी आप चेक कर सकते हो। तो भारत में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसका बैंकर आरबीआई नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल रीज़न, क्योंकि आरबीआई वहाँ पे है नहीं, इसीलिए उसने क्या किया है, सिक्किम में ना, वहाँ पे उसने एक बैंक को अपॉइंट कर रखा है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, लेकिन वो आरबीआई के अंदर आता है, याद रखना। वो रेगुलेट करता है आरबीआई। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ सिक्किम जो है ना, वो एजेंट के रूप में काम करता है आरबीआई का, और वो रेगुलेटर है, सॉरी, वो बैंकर है सिक्किम गवर्नमेंट का। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर का बैंकर आरबीआई है, लेकिन क्योंकि आरबीआई का बिल वहाँ पे सॉरी प्रेजेंस लिमिटेड है, इसलिए आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक को, ठीक है, अपना एजेंट बना रखा है फॉर कैरिंग आउट द बैंकिंग बिजनेस ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये हिस्ट्री है इनका, यही चीज़ बताने के लिए किया था। थोड़ा सा जान लें हम लोग जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में। इसको सेटअप किया गया था 1938 में, और ये सेटअप हुआ था एज अ प्राइवेट बैंक। ठीक है, ये सेटअप हुआ था एज अ प्राइवेट बैंक। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका जो मालिक है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट अगर मालिक होता है तो उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी बोलते हैं, लेकिन ये रजिस्टर्ड हुआ एज ए प्राइवेट बैंक, इसीलिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इसका मालिक होने के बावजूद भी, मेजॉरिटी शेयर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी, ये एक प्राइवेट बैंक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एस कृष्णन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। इसका टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर, और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चटर्जी। ठीक है, तो ये जो लीगल एस्पेक्ट्स था ना, मेन ये बताना है, कृष्णन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ याद रखना, यही काम आएगा, कभी भी आ सकता है, इवन सिविल सर्विस के एग्जाम्स के लिए भी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे बहुत सारे गुड्स है ना जो अमेरिका जाते हैं उस पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का मार्केट है, इससे एक्सपोर्ट हमारा प्रभावित हो रहा है। एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया है, ये है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, CGSE। आप जानते हो CGSE का फुल फॉर्म वो याद रखना है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किया है 2000 करोड़, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2000 करोड़ है ना, ये किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, फुल फॉर्म फिर NCGTC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ठीक है, NCGTC। ये जो कंपनी है ना, ये आता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब NCGTC क्या करेगा, देखो उसका मेन काम क्या होता है, पहले देखो क्या लिखा हुआ है, इट विल इनेबल NCGTC to provide 100% credit guarantee to the members lending institutions providing loans to eligible exporters. It will help in providing an additional loan up to rupees 20,000 crores to eligible exporters by the member lending institutions. ये तो देखो हो गया, समझ जाओ क्या है। NCGT है ना, सॉरी, ये जो है ना NCGTC, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ तक क्लियर है। बैंक्स, NBFC वगैरह इसके मेंबर हैं। तो ये क्या करता है, जैसे बैंक है, बैंक ने एक्सपोर्टर को लोन दिया तो बैंक उसके बदले गिरवी भी लेता है, लेकिन बैंक्स को लगता है ना कि ये एक्सपोर्टर जो है, जैसे सपोज करो वो एक्सपोर्ट कर रहा है किसका, जेम्स एंड ज्वेलरी का, एक्सपोर्ट कर रहा है कहाँ पे, US को। आप जानते हो जेम्स एंड ज्वेलरीज का बहुत बुरा हाल है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया। तो बहुत अच्छी कंपनी है, मान लो टाइटन है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन बैंक हिचकिचाएगा जब वो कहेगा टाइटन कि हम ये सारा सामान ना अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। बैंक हिचकिचाएगा क्योंकि उसको लगता है पता नहीं अमेरिका में बिकेगा या नहीं बिकेगा, बैंक पीछे हट जाएगा डिस्पाइट कि वो टाइटन कंपनी है या तनिष्क है, सॉरी। तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ NCGTC क्या कहता है, वो कहता है ना आप टाइटन को लोन दीजिए, सॉरी तनिष्क को लोन दीजिए, ठीक है, और आपको लगता है ना कि आपने जो लोन दिया है वो डूब सकता है, तो हम आपको गारंटी करते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, ठीक है, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो हम गारंटी करते हैं कि जो लोन आपने उसको प्रोवाइड किया है, अगर वो पैसे वापस तनिष्क आपको नहीं करेगा तो हम आपका 100% पैसा वापस कर देंगे। इसका मतलब ये एक तरह का इंश्योरेंस हो गया ना। यहाँ पे SBI का जो लोन है तनिष्क को, उसको इंश्योर कर रहा है कौन, NCGTC। तो फिर SBI संतुष्ट हो जाएगा कि हमारा पैसा तो हमें मिल ही जाएगा, तो फिर SBI लोन दे देगा तनिष्क को, और अगर तनिष्क का माल बिक गया US में तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तनिष्क में जो लोग काम कर रहे हैं उसकी जॉब्स सिक्योर रहेगी, हमारा इकॉनमी ठीक ठाक चलता रहेगा ना। इसी के लिए ये किया गया है, यही स्कीम का मेन मकसद है। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर मैनेज कौन करेगा इस स्कीम को? गवर्नमेंट कहता है एक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, ठीक है, जो स्कीम को मैनेज करेगा, और इसके चेयरमैन कौन होंगे, सेक्रेटरी, DFS होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके जो सेक्रेटरी है ना वो इस कमेटी को, वो एक कमेटी के हेड होंगे जो इस कमेटी के इम्प्लीमेंटेशन को मैनेज करेगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज़ किया है, ये PIB पे आया था कि एक्सपोर्ट का हमारे इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट है। गवर्नमेंट का डेटा कहता है 2024 में जो भारत से जो एक्सपोर्ट हुए थे ना, उसका GDP में कंट्रीब्यूशन कितना था, 21% था आपका, यानी कि ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन है हमारे GDP में। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 45 मिलियन हो गया आपका 4.5 करोड़, 10 मिलियन 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है ना। तो 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, तो इसका मतलब 4.5 कितना हो गया, 45,
सॉरी 10 लाख के बराबर होता है, इसका मतलब 4.5 मिलियन कितना हो गया, 450 लाख, यानी 4 करोड़ 50 लाख। और गवर्नमेंट कहता है जो हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, एमएसएमई सेक्टर, उसका कंट्रीब्यूशन टोटल एक्सपोर्ट में कितना है, 45%। ठीक है, तो एमएसएमई वाले को भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा और उन्हीं पे ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फोकस किया जाएगा ज़्यादा। एक छोटा सा रिपोर्ट आया था, मूडी बेसिकली आपका एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है। मूडी ने फॉरकास्ट किया है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा 2025 में वो 7% रहेगा। ठीक है, तो पहला याद क्या रखना है, इसने एक रिपोर्ट इशू किया था, रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल माइक्रो आउटलुक 26-27। पढ़ने का तरीका हमेशा याद रखना, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या फिर रेटिंग एजेंसीज वगैरह हो, ये पूछेगा ग्लोबल माइक्रो आउटलुक 26-27 किसने जारी किया है, तो ये जारी करने वाला कौन है, मूडी रेटिंग्स। ठीक है, ध्यान रखना अधिकतर जो इंडिया का फॉरकास्ट करते हैं ना फाइनेंशियल ईयर के लिए करते हैं। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, ये स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल से, और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च, इसलिए 25-26 लिखते हैं। मूडी जो फॉरकास्ट करता है ना वो कैलेंडर ईयर के लिए होता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर का मतलब क्या हो गया, ये स्टार्ट होगा 1 जनवरी को और ख़त्म कब होगा, 31 दिसंबर को। तो इसलिए ना फॉरकास्टिंग में थोड़ा सा फिगर्स में डिफरेंस आएगा। तो ये कहता है कैलेंडर ईयर 2025 में इंडिया का ग्रोथ रेट रहेगा 7% और 26 में इसका ग्रोथ रेट रहेगा 6.4। ये कहता है इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, मेजर इकॉनमी इन द वर्ल्ड टिल 2027। ये 27 तक का फोरकास्ट किया ना, इसलिए कहता है 27 तक भारत जो है, जो मेजर इकॉनमी है उसमें स्टिल ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होगा। आरबीआई भी कह रहा है कि 25-26 में हमारा ग्रोथ रेट कितना रहेगा, 6.8% रहेगा। यहाँ तक ठीक है। देखो फिर क्या होता है, अगर आरबीआई दोगे ग्रेड बी या कभी कभी एसबीआई में भी, वो पूछते हैं रीज़न। मूडी ने जो रिपोर्ट निकाला था जिसमें वो कहता है कि 2027 तक भारत वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी होगा, उसमें क्या क्या रीजंस बताए हैं जिसके कारण वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा है। रीजंस भी याद कर लो, सेफ रहोगे। पहला रीजन कहता है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल का मतलब होता है, सिंपल सा फंडा ऐसे याद रखो, कैपिटल का मतलब होता है 2 लगाओगे तो उम्मीद है कि 4 बनेगा। ठीक है, तो प्लांट मशीनरी वगैरह में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो उसको कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये सब प्रोजेक्ट्स बन रहे थे ना, उसका कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसलिए बोलते हैं, रोड जब बनाओगे तो इसका इकॉनमी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत सरकार, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होगा। दूसरा स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन का मतलब होता है जो हाउस होल्ड है, जैसे हम और आप, ये प्राइवेट हाउस होल्ड हो गए, हम लोग सामान खरीदते हैं, सिंपल सा है, टूथ पेस्ट से लेके कार तक। इससे क्या होगा, हम जब ये सामान खरीदते हैं तो फिर इसका डिमांड बढ़ता है, कंपनियां हमारे डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाती है, न्यू फैक्ट्रीज लगाती है। तो जब न्यू फैक्ट्रीज लगाएगा तो जॉब्स का क्रिएशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है वही तो इकोनॉमिक्स में ग्रोथ कहलाता है ना। ठीक है, तो भारत में स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन है, लेकिन उसने कहा है कि एक अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं बिजनेस कैपेसिटी को एक्सपैंड करने में। तो प्राइवेट सेक्टर वाले अभी भी थोड़े से डरे हुए हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है ना वो कैसा रहेगा, बहुत सारे लोग कॉशियस हैं। तो ये एक वार्निंग है, ये नहीं कर रहे हैं प्राइवेट वाले। लेकिन 2 उसने आइडेंटिफाई किया है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, और स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है, ये याद रखना, इस तरह से पूछते हैं ये लोग।
फिर सैमको एएमसी, उसने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट मोमेंटम बेस्ड स्मॉल कैप फंड। ठीक है। देखो एक आ गया एएमसी। एएमसी होता है ना एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो कोई यूनिट कोई स्कीम लॉन्च करना चाहता है, तो वो बेसिकली म्यूचुअल फंड सबसे पहले क्या करता है, वो ना एएमसी सेटअप करेगा, लीगली करना पड़ता है उसको। एएमसी रजिस्टर्ड होता है एज अ ट्रस्ट। ठीक है। फिर एएमसी वो आपका बहुत सारा स्कीम लॉन्च करेगा। जैसे सेमको, सेमको जो कंपनी है ना, जो म्यूचुअल फंड है, उसने बनाया होगा एएमसी, जो रजिस्टर्ड हुआ होगा एज अ ट्रस्ट। ठीक है। अब सैमको जो भी म्यूचुअल फंड का स्कीम लॉन्च करेगा, सबको मैनेज करेगा एएमसी, और यही उसको लॉन्च करेगा, यही उसको मॉनिटर करेगा। तो सैमको एएमसी ने लॉन्च किया है आपका भारत का पहला मोमेंटम बेस्ड स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड क्या होता है अभी आएंगे। ये भारत का पहला होगा मोमेंटम बेस्ड स्मॉल कैप फंड। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया, मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। क्या होता है मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी? का मतलब होता है ना, जैसे कोई एक कंपनी है, मान लो XYZ, इस कंपनी का ना ऑन एन एवरेज एक महीने से देख रहे हैं क्या, धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, और फिर लगता है सैमको के मैनेजमेंट को कि इस कंपनी का जो प्राइस है ना वो अभी और बढ़ेगा। इसके लिए वो चार्ट को इस्तेमाल करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, टेक्निकल और ये सब यूज़ करते हैं, छोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या है, उसको लगता है कि ये जो कंपनी जिसका प्राइस पीछे से बढ़ना शुरू हुआ है, ये आगे भी बढ़ेगा। इसका मतलब प्राइस बढ़ने का जो मोमेंटम है ना, वो बढ़ता रहेगा। इससे क्या होगा, अभी खरीद लो, प्राइस जब बढ़ेगा बेच देंगे, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी को कहते हैं मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है। ये भारत का पहला मोमेंटम बेस्ड स्मॉल कैप फंड है। तो फिर स्मॉल कैप फंड क्या होता है, देखो सेबी ने इसको आइडेंटिफाई किया है फॉर म्यूचुअल फंड्स। एम कैप तो जानते हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, पिछले के वीडियो में देख लो, डिटेल में एक्सप्लेन किया है एम कैप क्या होता है, जिसमें आपको बताया गया था कि एनवीडिया जो अमेरिकन कंपनी है, वर्ल्ड का पहला कंपनी बन गया जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया। ठीक है। ये किया था ना हम लोगों ने, तो उसको देख लो, डिटेल में उसका बताएगा, पीछे वाली वीडियो में है। अब देखो सेबी कहता है कि जो म्यूचुअल फंड्स होंगे, है ना, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड किसको बोलेंगे। ठीक है। जैसे सैमको ने कहा स्मॉल कैप होगा, सैमको ये भी तो कह सकता है ये लार्ज कैप फंड होगा। सेबी कहता है लार्ज कैप फंड का मतलब है कि जितना पैसा एएमसी इकट्ठा करेगा पब्लिक से, उसका कम से कम 80% जो होगा वो इन्वेस्ट करेगा इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इन द टॉप 100 रैंक कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे ये एनएससी हो गया, एनएससी में आपका हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे टॉप पे है, अभी मुझे पता नहीं कौन है, सपोज करो कौन है, रिलायंस है। सेकंड पे कौन हो गया, टीसीएस हो गया, टीसीएस तो नहीं है, टीसीएस बहुत गिरा है। ठीक है। इस तरह से करके रैंकिंग होना शुरू हो जाता है। तो आरबीआई कहता है कि पहला जो टॉप 100 कंपनीज होगा ना मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उसमें इन्वेस्ट करोगे। अगर आप लार्ज कैप फंड हो तो कितना इन्वेस्ट करोगे, जितना पैसा आपने इकट्ठा किया है पब्लिक से, उसका कम से कम 80% आप इन्वेस्ट करोगे इन कंपनी के शेयर्स वगैरह में। तो फिर मिड कैप क्या है, तो मिड कैप में सेबी कहता है 100 तो हो गया लार्ज कैप में, तो फिर 101 से 250 तक जो रैंक कंपनी होंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे। कितना करोगे, जितना पब्लिक से आपने इकट्ठा किया पैसा, उसका कम से कम 65% उस इन कंपनीज के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करोगे। तो फिर स्मॉल कैप क्या है, अब देखो 250 तक तो आ गया मिड कैप, इसका मतलब 251 से नीचे जितने सारे कंपनीज होंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, वो सारे स्मॉल कैप के अंदर आ जाएंगे। तो कितना इन्वेस्ट करोगे, इसमें इन्वेस्टमेंट का लिमिट मिनिमम कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 65% ऑफ इट्स फंड। ठीक है। ये सेग्रीगेशन है, क्लासिफिकेशन है सेबी का फॉर म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ तक ठीक है। और वो पिछले वाले वीडियो में देख लेना, उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। फिर
रिलायंस इंफ्रा एंड रिलायंस पावर, उसने अपने कंपनीज को ऑफर किया है ईसॉप। ठीक है, ये रिलायंस जो है ना, ये रिलायंस ग्रुप जो है अनिल अंबानी की कंपनी है। रिलायंस इंफ्रा का मतलब होता है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, आर पावर का मतलब होता है रिलायंस पावर। हमें रिलायंस के कोई मतलब नहीं है, हमें बेसिकली मतलब है किससे, ईसॉप से। ईसॉप क्या होता है, पहले फुल फॉर्म एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, और ये मेंशन कहाँ किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 में। ये ना एक टैलेंट रिटेंशन स्कीम है, ये कंपनीज के लिए है, जिसमें वो जो टॉप टैलेंट होते हैं ना, जो मैनेजमेंट, बेसिकली मैनेजमेंट क्लास में, उनको ऑफर किया जाता है ताकि वो उस कंपनी के साथ बने रहे। तो कैसे, इसमें क्या होता है, जो कंपनी है जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वो अपने टॉप मैनेजमेंट को या एम्प्लॉयज़ को सॉरी ऑफ़र करेगा कि आप मेरा कंपनी का शेयर खरीद लो। और नॉर्मली ना वो कम दाम पे देते हैं, जैसे मान लो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है 100 रुपये का, मुझे पता नहीं अभी कितना है, तो वो कहेंगे ना हम आपको 30 रुपीज़ में दे रहे हैं, ठीक है, खरीद लो। लेकिन एक शर्त लगा देगा। शर्त क्या लगा देगा, ये शेयर जो है ना हम आपको तभी देंगे जब आप इतने दिन तक हमारे साथ काम करोगे, ठीक है। अगर आपने उससे पहले छोड़ दिया तो फिर आप ये शेयर नहीं खरीद पाओगे। हाँ, अगर आप उतने दिन के तक हमसे काम करोगे तो फिर आपको हम इतने पैसे पे आपको दे देंगे। अब वो आदमी क्या सोचता है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, अभी ये 100 रुपये का शेयर है, और हो सकता है 1 साल के बाद, ठीक है, कंपनी का दाम कितना हो जाए, शेयर का प्राइस बढ़ के 150 हो जाए, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है और अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं, क्योंकि वो कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनको तो सारा पता रहता है। तो 150 रुपये का शेयर जो है 30 रुपीज़ में मिल रहा है, अच्छा खासा शेयर मिल रहा है, प्लस कंपनी अच्छी है, हम रहेंगे तो हमारा भी प्रमोशन वगैरह होगा। इस लालच में क्या होगा, वो आदमी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रहेगा। इससे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्किल्ड वर्कर को अपने साथ रखने में सक्षम हो गया, प्लस जो काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। यही होता है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ध्यान क्या रखना है, ऑप्शन है ना, इसका मतलब वो एम्प्लॉय, वो जब समय ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो चाहे तो खरीद सकता है, चाहे तो नहीं भी खरीद सकता है, ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं कि उसको खरीदना ही पड़ेगा। बात लेकिन अब यही आ गई कि उसको कितना दिन तक उस काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ना, सेबी का जो रूल है वो कहता है कि उसको कम से कम जो लॉक इन पीरियड होगा वो होगा मिनिमम 1 ईयर। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है इतने दिन तक तो उस कंपनी को उस कंपनी में उसको काम करना पड़ेगा। मिनिमम 1 ईयर है, ठीक है, इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा। ये सेबी का है, ये कंपनी पे छोड़ दिया गया है कि वो कितने दिन का लॉक इन पीरियड लगाता है। यहाँ तक क्लियर है। इसी से एक आता है सर्टिफिकेटी, ये भी कंपनीज एक्ट में आपका डिफाइन किया गया है। सर्टिफिकेटी में क्या होता है, इट रेफर्स टू इक्विटी शेयर्स दैट आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश for providing their know-how or making available rights such as intellectual property rights or value-added services by whatever name is called। और इसमें लॉक इन पीरियड क्या होता है, 3 इयर्स का होता है, ठीक है। देखो सिंपल सा क्या है, स्वेट इक्विटी में क्या होता है, इसमें कंपनी अपने टॉप मैनेजमेंट, यही डायरेक्टर एम्प्लॉयज हो गया, उसको अपना शेयर देगा। कंपनी शेयर फ्री में भी दे सकता है या फिर इसके लिए वो कैश में भी दे सकता है, जो कि बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्यों दिया जा रहा है, ताकि वो आदमी जो उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट किए हैं या फिर कंपनी के लिए जो वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसी के लिए उसको दिया जाएगा। और इसमें लॉक इन पीरियड क्या होगा, 3 इयर्स। ये तो बिल्कुल लग रहा है क्या, ईसॉप जैसा ही है ना, दोनों तो लगभग एक ही हो गया, बहुत फ़र्क है दोनों में। ईसॉप में क्या होता है, इसमें कंपनी आपको ऑफर करता है शेयर्स, इसमें फ्री में कभी नहीं होता, इसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, हो सकता है डिस्काउंटेड होगा।
सर्ट इक्विटी में कंपनी आपको फ्री में भी दे सकता है या फिर कैश ले सकता है, ठीक है। फिर ESOP में क्या है, यहाँ पे ना जो मिनिमम लॉक इन पीरियड है वो 1 ईयर है, जबकि सर्ट इक्विटी में मिनिमम लॉक इन पीरियड क्या है, 3 इयर्स। सर्ट इक्विटी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जिस आदमी को ऑफर किया जा रहा है वो कंपनी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो एक ड्रग को डिस्कवर करता है और कंपनी सपोज करो कौन है, नवार्टिस। नवार्टिस नहीं चाहता कि वो आदमी उस कंपनी को छोड़कर जाए, और क्योंकि उसने वैज्ञानिक है बहुत अच्छा, उसने कुछ प्रोसेस डेवलप किया है ड्रग डिस्कवरी का, तो कंपनी उसको क्या कहता है, भाई जो तुमने डिस्कवर किया है वो हमें दे दो, हम तो आपके आभारी हैं और इसी के बदले हम आपको इतने शेयर्स फ्री में दे रहे हैं या फिर 5 रुपये पे आपको ये शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया जाता है वो एक स्पेशल सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए। स्पेशल सर्विस हो सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या वैल्यू एडेड सर्विस। ESOP में ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। और ESOP में क्या है, जब मिनिमम लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो या फिर चाहो क्या आप डिक्लाइन भी कर सकते हो कि हम शेयर नहीं कर देंगे आपका। सर्ट इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं ऑप्शंस होता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये डिफरेंस हो जाता है सर्ट इक्विटी और ESOPs में। याद रखना ये सब एवरग्रीन होता है, ये सब कभी भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। एक छोटी सी न्यूज़ है, भारत सरकार ने वियतनाम से जो इंपोर्ट किया जा रहा है हॉट रोल्ड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है ना, ये लगाया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, भारत सरकार, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR। DGTR जो होता है वो आता है किसके अंदर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। DGTR जो है ना वो डील करता है किससे, एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड द अदर सेफगार्ड मेजर्स, ये करता है। देखो एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होता है, WTO गैट क्या होता है, ये हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे 5-10 मिनट्स का होगा, उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप यूपीएससी तक का आराम से क्वेश्चन बना सकते हो इसमें, ठीक है वो, लेकिन हम अलग से इसको अपलोड करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही याद रखना। फिर क्रिसिल, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसको नीति आयोग ने किया है, वो स्टडी करेगा जो भारत सरकार जो सब्सिडी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। 25-26 के बजट में फर्टिलाइज़र के लिए जो सब्सिडी एलोकेट किया गया था वो 1.63 लाख करोड़ था, 1,63 लाख करोड़, 1.63 लाख करोड़। लेकिन क्योंकि भारत अधिकतर इंपोर्ट करता है अपने फर्टिलाइजर्स के नीड्स को पूरा करने के लिए, और वर्ल्ड मार्केट में फर्टिलाइज़र के प्राइस बढ़े हुए हैं, इसलिए बहुत लोग कह रहे हैं ना ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 1.95 लाख करोड़। फर्टिलाइज़र का जो सब्सिडी का बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूरिया का जो प्राइस है ना, उसको कहते हैं 2012 से, ये यूरिया है ना उसके रिटेल प्राइस को 2012 से रिवाइज नहीं किया है। और जो PNK, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स है, उसमें कह रहे हैं मई 2012 से कोई रिटेल प्राइस में चेंज नहीं किया गया है। लेकिन इनपुट कॉस्ट तो बढ़ता ही जा रहा है ना बाहर से, और इसमें बेसिकली इनपुट कॉस्ट में क्या आता है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए, उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका मतलब किसानों के लिए तो दाम नहीं बढ़ रहा, लेकिन भारत सरकार जो फर्टिलाइज़र कंपनी बना रही है उसको तो सब्सिडी बढ़ाता चला जा रहा है ना। गवर्नमेंट चाहता है इसको रैशनलाइज किया जाए, इसीलिए काम किसको सौंपा गया है, क्रिसिल को। फर्टिलाइज़र में जो सब्सिडी होता है ना, दो है, एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है जिसमें जो फर्टिलाइज़र बनता है ये बेसिकली फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के लिए है, उसमें आपने कितना न्यूट्रिएंट्स डाला है उसके बेसिस पे सब्सिडी तय होती है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है कि सब्सिडी फिक्स कर देता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि भारत बाहर से इंपोर्ट कर रहा है इसीलिए भारत सरकार को ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ रहा है, किसको, जो इसके प्रोड्यूसर हैं फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के। सेम है आपका यूरिया में। यूरिया में सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है भारत में
अंडर द रिटेंशन प्राइस स्कीम जो लागू हुआ था 1977 में। तो यूरिया का सब्सिडी अलग चलता है और पीएनके का फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर्स का सब्सिडी अलग चलता है। दोनों को भारत सरकार रिव्यू करना चाहता है। ठीक है। प्रत्युत सिन्हा कमेटी, इसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है सेबी को। ये न्यूज़ देखो थोड़ा पुराना था, स्किप भी हो गया था। ठीक है, इसलिए इसको डाल दिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, उसने सेटअप किया था एक हाई लेवल कमेटी ऑन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर्स एंड रिलेटेड मैटर्स कंसर्निंग मेंबर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द सेबी। इसके चेयरमैन बनाए गए थे प्रत्युत सिन्हा जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और फॉर्मर सीवीसी हैं। ठीक है, ठीक है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे। ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया किसको? सेबी के जो चेयरमैन है तोइन कांता पांडे। ये तो देखो हो गया स्टैटिक वाला पोर्शन, है ना। सेबी का चेयरमैन कौन है, कंसेप्ट देखो क्या है वो बता देते हैं। इससे पहले ना सेबी की चेयरमैन थी माधवीपुरी बुच, उन पे आरोप लगाया गया था। ठीक है, एक कंसेप्ट एक था ब्लैकस्टोन का, फिर आईसीआईसीआई बैंक वगैरह का था। उसके खिलाफ कंप्लेन आया था सेबी के पास, ब्लैकस्टोन के खिलाफ और ये आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये जो माधवीपुरी बुच जो थी ना, उनका जो हस्बैंड है वो इन्वेस्टेड थे इन कंपनीज में, और इन्हीं कंपनीज के खिलाफ शिकायत आ गया सेबी में। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यहाँ पे तो देखो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। माधवीपुरी बुच एज अ चेयरमैन ऑफ सेबी, उनका काम है इम्पार्शियल होकर काम करना, कोई कंपनी कानून का उल्लंघन ना करे। लेकिन अब क्योंकि हस्बैंड उसमें इन्वॉल्व है, तो फिर इन कंपनी को बचाने के लिए, क्योंकि अगर इन कंपनी के खिलाफ उसने कदम उठाया तो इन कंपनी के खिलाफ जो कदम उठाएंगे तो शेयर के प्राइस गिरेंगे, इससे उनके हस्बैंड को नुकसान होगा ना। ठीक है, और इनके हस्बैंड इससे रिलेटेड भी थे। तो फिर ये आने लगा, आरोप लगने लगा कि माधवीपुरी ने अपना फैमिली का इंटरेस्ट और उनकी जिम्मेदारी एज अ चेयरमैन, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो ठीक से ये काम नहीं निभा पा रही हैं। ये एलिगेशन उन पे लगा था। तो इन कांता पांडे जब बने सेबी के चेयरमैन, उन्होंने कहा हमें एक ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस बनाना पड़ेगा जिसमें जितने भी सेबी के स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हैं, सबको ये बताना पड़ेगा उन्होंने कितना एसेट्स क्या है, उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। तो इससे पता चल जाएगा, जैसे अगर तुहिन कांता पांडे की वाइफ सपोज करो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है रिलायंस के शेयर्स में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ आ गया कंप्लेन कि वो अपने शेयर्स को मैनिपुलेट करता है, तो इन कांता पांडे एज अ चेयरमैन ऑफ सेबी, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इम्पार्शियल होकर काम करें। लेकिन अगर सेबी का रिपोर्ट रिलायंस के खिलाफ चला गया, शेयर के प्राइस धड़ाम से गिरेंगे तो उनके वाइफ को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो फिर यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है वो कहता है कि तुहिन कांता पांडे को पहले ही बताना पड़ेगा कि उसके एसेट्स कितने हैं, ताकि लोगों को पता हो और तुहिन कांता पांडे अपने आप को उससे अलग कर लेंगे। यही बेसिकली इसके लिए रिकमेंडेशन दिया है। रिकमेंडेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, सेबी कह रहा है कि इसकी बोर्ड की मीटिंग होगी, वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। सेबी जब एक सर्कुलर इशू करेगा कि क्या क्या हमारा डिस्क्लोजर्स होना चाहिए, तब हमारे काम को होगा वो। फिर निकॉनमी से ही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का एक रिपोर्ट आया है। उसने कहा है कि 25-26 का जो फर्स्ट 6 मंथ्स है उसमें भारत में 5.09 गीगावाट का थर्मल पावर का एडिशन हुआ है। थर्मल पावर मतलब कोयला जला के बिजली बनाया गया है। काम का चीज़ क्या है इसमें, 25-26 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि भारत में 12.86 गीगावाट्स का एडिशनल थर्मल पावर प्लांट का कैपेसिटी एडिशन होना चाहिए। पिछले साल टारगेट रखा था भारत सरकार ने 15.4 गीगावाट का, लेकिन एडिशन कितना हुआ था, 4.53 गीगावाट ही हुआ था। कारण एक ये भी है कि बहुत सारा लैंड एक्विजिशंस का प्रॉब्लम होता है, कोयले का प्रॉब्लम होता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस का प्रॉब्लम होता है, इसी के लिए इसमें दिक्कत हो रही है। हमें याद करना है 25-26 में टारगेट कितना है, 12.86 गीगावाट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया था सितंबर का, ये पीआईबी पे दिया था। उसने कहा था कि जून 2025 में
भारत में टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी जो था ना वो 476 गीगावाट था। इसमें जो नॉन फॉसिल फ्यूल है उसका कंट्रीब्यूशन था 235.7 गीगावाट, जो 49% हो गए हैं टोटल कैपेसिटी के। ठीक है, और इसमें से 226.9 गीगावाट जो तो रिन्यूएबल थे। रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी, हाइड्रो जल विद्युत हो गया, या फिर जियो थर्मल हो गया, भूत, ठीक है, भूतापीय बोलते हैं ना उसको, या फिर ये आपका सन हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये हो जाता है रिन्यूएबल। तो 476 गीगावाट में से 235.7 गीगावाट जो है ना, लगभग 49%, वो बेसिकली किसका था, नॉन फॉसिल फ्यूल का। और थर्मल पावर का था वो कितना था, 240 गीगावाट, जो 50.52% है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी के। ये ठीक है, ये ध्यान रखना है। आज का जो वीडियोस है उस पर कुछ MCQs देख लेते हैं। फर्स्ट, हु विल हेड द कमिटी दैट विल मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट द रिसेंटली अप्रूव्ड सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। कमिटी का चेयरमैन कौन होगा? ए, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बी, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सी, फाइनेंस सेक्रेटरी। डी, RBI डिप्टी गवर्नर। ई, नन ऑफ दीज। ठीक है, आप जानते हो ये काम कौन करेगा? सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज एस मीन इन ESOP एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट? ESOP में एस क्या है? ए, स्टॉक, बी, शेयर, सी, शेयरिंग, डी, सीक्वेंशियल, ई, नन ऑफ दीज। आप जानते हो ये क्या है? स्टॉक। और इस ESOP में मिनिमम लॉक इन पीरियड कितना होता है? 1 ईयर का होता है, यानी कि 1 ईयर तक उस आदमी को उस कंपनी में काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय नीति आयोग टू इवैल्यूएट द फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ए, SBI कैपिटल। बी, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, NCAER। सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, NIPFP। डी, क्रिसल लिमिटेड। ई, नन ऑफ दीज। आंसर क्या है? जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, क्रिसल लिमिटेड। 4, who was the chairman of the high level committee on conflict of interest, disclosures and related matters concerning members and officials of the SEBI? A, प्रत्युष सिन्हा। बी, तुहिन कांता पांडे। सी, उदय कोटक। डी, प्रोफेसर नारायण स्वामी। ठीक है, ये कौन है? प्रत्युष सिन्हा। तुहिन कांता पांडे तो चेयरमैन है सेबी के। ये ना 6 मेंबर कमेटी था, जिसमें एक मेंबर कौन थे? प्रत्युष सिन्हा। दूसरे मेंबर थे उदय कोटक, जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक वाले, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर आर नारायण स्वामी। ये कमेटी के मेंबर थे, लेकिन हेड कौन थे? प्रत्युष सिन्हा। Which bank has been appointed by the RBI as the agent for carrying out banking business for the government of Jammu and Kashmir and Ladakh? किसको RBI ने एजेंट अपॉइंट किया है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? ए, SBI। बी, जम्मू कश्मीर। सी, PNB। डी, ICICI बैंक। ई, नन ऑफ दिस। आप जानते हो है ये कौन है? जम्मू कश्मीर बैंक। ये एक प्राइवेट बैंक है, लेकिन इसका ओनर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये वीडियोस थे, ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस के बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बनाए जा रहे हैं। और फिर एक चीज़ और ध्यान रखना, वो जो है ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड मेजर्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, इसके लिए एक अलग सा वीडियो होगा, थोड़ा देर से अपलोड होगा, लेकिन होपफुली आज वो अपलोड हो जाएगा। उसमें डिटेल में उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो सही लगता है, कम से कम एक बार लाइक तो कर दो आप लोग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।